1857 भारतीय इतिहास का वो साल जब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश में एक ऐसी आग लगा दी जिससे आज हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक सैनिक विद्रोह मतलब कुछ सिपाहियों की बगावत आज़ादी की लड़ाई बन जाती है? यही वो सवाल है जो हमें 1857 की घटनाओं के बिल्कुल केंद्र में ले जाएगा। देखिए, 1857 का ये जो विद्रोह था, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये उस बारूद के ढेर जैसा था जो सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। इस गुस्से की ना 4 बड़ी वजह थीं। पहली, राजनीतिक। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, जिसके तहत वो किसी भी रियासत को जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, हड़प लेते थे। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये राजे रजवाड़ों की इज्जत पर सीधा हमला था। दूसरी वजह थी आर्थिक शोषण। किसानों पर भारी भरकम लगान और ऐसी व्यापारिक नीतियां जिसने भारत के कारीगरों को तबाह कर दिया। तीसरी, सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल। भले ही सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार अच्छे थे, पर आम लोगों को ये अपनी संस्कृति पर हमला लगा। और चौथी और शायद सबसे जरूरी वजह, सेना के अंदर का गुस्सा। भारतीय सिपाहियों के साथ हर कदम पर भेदभाव होता था, चाहे वो वेतन हो या सम्मान। तो आप समझ सकते हैं, माहौल पूरी तरह से तैयार था। इस सुलगते हुए बारूद को बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बहुत जल्द भड़कने वाली थी। और ये चिंगारी थी एक राइफल का कारतूस, एनफील्ड P53 राइफल का नया कारतूस। इसे राइफल में डालने से पहले दांतों से खींचकर खोलना पड़ता था, और अफवाह ये फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए उनके धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। ये एक सोची समझी साजिश लगी। और फिर तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। जनवरी 1857 में ये अफवाह फैलना शुरू हुई। मार्च आते आते बैरकपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। अप्रैल में उन्हें फांसी दे दी गई और वो इस क्रांति के पहले शहीद बन गए। और फिर आया 10 मई का दिन, जब मेरठ में 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। उन्हें सजा दी गई और यहीं से एक खुली बगावत की शुरुआत हो गई। अब ये मामला सिर्फ कुछ सैनिकों का नहीं रह गया था। ये एक क्रांति की आग थी जो देखते ही देखते फैलने लगी। मेरठ के बागी सिपाही रुके नहीं, वो सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस पूरी बगावत का नेता और हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। बस इसी एक कदम ने एक सैनिक विद्रोह को एक राजनीतिक लड़ाई का रूप दे दिया। दिल्ली तो बस एक शुरुआत थी। ये आग अब उत्तर और मध्य भारत के कई बड़े शहरों तक पहुंच चुकी थी। हर जगह इस विद्रोह का एक नया केंद्र बन रहा था। कानपुर में इस विद्रोह की कमान संभाली नाना साहिब ने। वहां अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत लंबी और खूनी लड़ाई हुई, जिसका अंत बेहद दुखद रहा। और उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह का सबसे मजबूत और यादगार चेहरा बनकर सामने आईं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी के नारे के साथ उन्होंने जिस बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया, वो आज भी एक मिसाल है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस बगावत का कोई एक अकेला नेता नहीं था। दिल्ली में प्रतीक बने बहादुर शाह जफर, तो कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी, और बिहार से कुंवर सिंह जैसे बुजुर्ग योद्धा ने भी इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये सब मिलकर इस क्रांति की मशाल को जलाए हुए थे। लेकिन इतनी बड़ी बगावत देखकर ब्रिटिश साम्राज्य भी चुपचाप बैठने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और इस विद्रोह को कुचलने के लिए एक जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया। और यहीं पर दोनों ताकतों के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। एक तरफ विद्रोही थे जिनका नेतृत्व अलग अलग जगहों पर बटा हुआ था और उनके पास संसाधन भी बहुत कम थे। वहीं दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना, जिसके पास एक मजबूत कमांड था, ब्रिटिश साम्राज्य के असीमित संसाधन थे और एक साथ मिलकर लड़ने की पूरी रणनीति थी। इस असंतुलन की वजह से लड़ाई का नतीजा लगभग पहले से ही तय था। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन इसके खत्म होने के साथ ही भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एक ऐसा अध्याय
जिसने देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके 3 सबसे बड़े नतीजे निकले। पहला, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। दूसरा, भारत अब सीधे ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन आ गया और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। और तीसरा, सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि भविष्य में फिर कभी कोई ऐसी बगावत सिर न उठा सके। भले ही 1857 की ये क्रांति अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसे आज़ादी की पहली लड़ाई का दर्जा मिला और ये आने वाली पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनी। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या 1857 सिर्फ एक नाकाम विद्रोह था या फिर ये एक राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान की जंग की कहानी थी? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि